नमस्ते अंकित जी। नमस्ते सिटी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार मैम। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्कार सर। तो आज जो है बाजार काफी वॉलेटाइल दिखा। हमने देखा कि मार्केट दिन में नीचे था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ऊपर हुई है। रिकवरी अच्छी देखी मार्केट ने। तो अगर सेंसेक्स देखें तो क्लोजिंग जो है आज के दिन रहा 57 पॉइंट्स अप एट 75,996। और निफ्टी जो है वो 30 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है 22,959। एक्टिव स्टॉक्स रहे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स रहे अदानी एंटरप्राइज, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड कॉर्प एंड श्रीराम फाइनेंस। टॉप फाइव लूजर्स रहे एमएनएम, भारती एयरटेल, विप्रो, टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो अंकित जी बताइए कि बाजार से आज खास खबरें क्या है। हमने जो रिकवरी देखी है, क्या सेक्टर्स जो है आज अच्छे परफॉर्म किए, और कौन से सेक्टर्स में गिरावट नजर आई है आज। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। 23,000 के नीचे क्लोज होता हुआ देखा है हमको। हम्म। जो स्टॉक्स ने परफॉर्म करा है, जो टॉप 200 में है, वो अबाउट इंडिया है, एमआरएफ है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छे परफॉर्म करे हैं। हम्म। नेगेटिव में भी कुछ रहे हैं स्टॉक्स। नेगेटिव में जो रहे हैं वो पॉलिसी बाजार, टीटीएमएल, उसके बाद एम एंड एम। तो कुछ हम्म। स्टॉक्स जो रहे हैं कहीं ना कहीं मिक्सचर ऑफ दिखा है। तो मार्केट में इस समय अगर देखा जाए तो मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज हमको देखने को मिल रही है। डाउन साइड मुझे अब लग रहा है थोड़ा सा लिमिटेड है। हम्म। जितना होना चाहिए 26,000 के से गिरावट लगातार हमने देखी है, वो 23,000 के आसपास आ रहा है। तो जी। बहुत ज्यादा गिरावट की अभी उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी बाउंस बैक इसके अंदर मार्केट के अंदर मिलेगा, और वापस से जो ट्रेडर्स परेशान हो रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिखेंगे। जी। तो ये बाजार के बारे में रहा। सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। एजीएस ट्रांजेक्ट की भारी गिरावट, राजस्व में 44.4% की कमी, Q3 में 194.2 करोड़ रुपए का घाटा। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का विस्तार, सानंद अहमदाबाद में नया प्रोजेक्ट। एशिया प्रशांत बाजारों में तेजी, जीडीपी वृद्धि डेटा के बीच। बजाज कंज्यूमर केयर तिमाही शुद्ध लाभ 25 करोड़ रुपए पर गिरा। बीपीसीएल और एनएसआई का सहयोग, स्थायी जैव टेक परियोजना के लिए 272.88 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर हासिल किया। फाइनोटेक्स केमिकल्स के एजय राजटिन उत्पाद को मच्छर नियंत्रण के लिए सरकारी मंजूरी। एनटीसी इंडस्ट्रीज ने सोलिट्यूड फ्लेम प्राइवेट लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी हासिल की। रिलायंस इंफ्रा का राजस्व 8.7%, 35 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा। स्विगी पर वैलेंटाइन डे की धूम, प्रति मिनट 607 केक का ऑर्डर। स्विगी का 3,335 रुपए के। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन शांति वार्ता शुरू करेगा ट्रंप टीम। अमेरिकी टैरिफ पर संकट, वेल्सपन कॉप को अमेरिकी पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। फोर्ब्स मार्शल के लिए रिवार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए सेगल ने समझौता किया। Q3 में जेन टेक का राजस्व 67.94% बढ़ा, शुद्ध लाभ 42.66 करोड़ रुपए। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी, हम आज आपके साथ बात करेंगे ईटीएफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ देखिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसके अंदर आपको जो निफ्टी है या फिर आप मिड कैप निफ्टी है, किसी भी तरह से आप एक्सचेंज जो ट्रेडेड है वहां पे डायरेक्टली फंड कर सकते हैं। एक तरह से इंडेक्स फंड है। तो हम्म। आपको अलग अलग शेयर्स नहीं देखने होते हैं। सिर्फ आप डायरेक्टली उस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा उसके अंदर बेटर रहता है। तो ईटीएफ एक तरह से देखा जाए तो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जी। ईटीएफ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो रिस्क दोनों के अंदर है। अगर आप करते हैं नहीं करते हैं तो दोनों की तरह, अगर आप ईटीएफ में कर रहे हैं तो रिस्क है, लेकिन रिस्क देखा जाए तो थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपकी रिस्क ज्यादा होती है। उसके अंदर आपको फंडामेंटल्स बहुत सारे चेक करने होते हैं। आपको स्टॉक एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सारी चीजों पे आपको एनालिसिस करने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम्म। जब आप ईटीएफ में आते हैं तो एक ग्रुप ऑफ पूरा इंडेक्स है। जैसे निफ्टी अगर 50 की बात करें तो 50 इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50 कंपनीज हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टॉक। और दूसरी चीज है इसके अंदर, अगर आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसआईपी भी करते हैं तो देखिए मार्केट जो है, कोई स्टॉक है वो आपके अंदर वोलेटाइल बहुत ज्यादा होगा, बीटा उसका कितना है। लेकिन निफ्टी हमें पता है कि उसका 1 ही बीटा है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मिलेगा उसके बेसिस पे मिलेगा। तो बेंचमार्क के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं
तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आपको फ्लक्चुएशंस जो है वो डेफिनेटली मिलती है, लेकिन एसआईपी के थ्रू जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो ईटीएफ थोड़ा सा एक बेटर सेफर साइड होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। देखिए रिस्क दोनों में है, रिस्क मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन निफ्टी हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ से जीरो हो जाएगा। कोई इकोनॉमी अगर क्रैश होती है बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन है तो करेक्शन एक मार्केट में पार्ट होता है। उसके आप एसआईपी करते हैं ईटीएफ के अंदर या फिर एटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। स्टॉक में रिस्क ज्यादा होती है क्योंकि आपने कोई सब स्टॉक है और वो 50% ड्रैग डाउन हो गया, 80% ड्रैग डाउन हो गया। अभी हमने देखे मिड कैप स्टॉक्स मोर देन 50% तक टूटे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो ईटीएफ के अंदर ट्रेड करना थोड़ा सा सेफर साइड रहता है। लेकिन यस, अगर मान के चलिए आप बात करेंगे डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज इसके अंदर यही है कि अगर आपने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है तो आप स्टॉक्स में आपको हो सकता है कि मल्टीपल फोल्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको ईटीएफ में वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो जो सिक्योर और सेफर साइड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ईटीएफ के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम्म, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो स्टॉक्स के अंदर ही डेफिनेटली पसंद जाना पसंद करते हैं। जी। तो नॉर्मली अगर आपका जो पोर्टफोलियो इसमें कितना परसेंटेज जो है वो हमें ईटीएफ को अलॉट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर, रिस्क प्रोफाइलिंग के ऊपर कि आप कितना उसके अंदर रखते हैं। अगर आप 60 प्लस के एज के हैं तो आपको सेफर साइड में ये रहेगा कि 20% आपका ईटीएफ होना चाहिए और 80% आपका डेट होना चाहिए। वहीं अगर आप रिस्क टेकर हैं और आप स्टॉक्स की समझ रखते हैं तो हम्म, आप उसके अंदर 20% आप ईटीएफ में रख सकते हैं और आपका 60% जो है आपका स्टॉक्स में हो सकता है और 20% डेट में हो सकता है। तो ये आपके रिस्क टेकिंग प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सेफर साइड में, आप नौकरी पेशा है वाले लोग हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मार्केट के अंदर हम थोड़ा सा पैसा भी बना सकें और हम रिस्क भी थोड़ी सी ले सकते हैं, यंग एज है या फिर जॉब वाले लोग हैं या सैलरीड पर्सन हैं, उन लोगों की मेरे लिए सलाह रहेगी कि आप 40% ईटीएफ, 20% स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और 40% डेट के अंदर रखना चाहिए। जी। क्या इसके कोई टैक्स बेनिफिट्स होते हैं? देखिए ऐसा टैक्स बेनिफिट्स इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए है तो डेफिनेटली उसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं। तो लॉन्ग टर्म गेन का जो आपको बेनिफिट है वो आपको इसके अंदर डेफिनेटली मिलता है। और वहीं अगर बात करें तो ईटीएफ थोड़ा सा मुझे लगता है कि सभी की जो सोच होती है जो ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से करते हैं, तो एक टैक्स बेनिफिट भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। जी। और आप क्या बताना चाहेंगे ईटीएफ के बारे में जो कि आपको लगता हो कि इन्वेस्टर्स के लिए जानकारी फायदेमंद हो सकती है? ईटीएफ के लिए देखिए, ईटीएफ लोगों को पता है कि एक्सचेंज ट्रेड फंड है, इंडेक्स के थ्रू डायरेक्टली आप फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग प्रोफाइल जो हमने हम थोड़ी देर पहले बात करी है वो सारी चीजें उसके अंदर है। एक जहां तक मुझे लगता है कि ईटीएफ के अंदर अभी लोग मार्केट के अंदर डरे हुए हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ईटीएफ के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मोड अगर कोई है तो वो एसआईपी मोड है। एसआईपी के मोड के अंदर अगर आप ईटीएफ करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कैरी कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है। जो उसके हम्म, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो बहुत कम लगते हैं एज कम्पेयर टू आप किसी ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपको जो कॉस्ट है वो 2.5% तक चली जाती है। लेकिन हम्म, इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल 1% तक का आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो 1% तक ही रहती है। कुछ जगह हो सकती है कि 1.25 रहे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होती, कहीं कहीं जगह तो 0.60% भी होती है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे भी आप चाहते हैं वहां पे आप जाके देख सकते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट क्लियर मिल पाएगा कि किसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो कम लग रही है। लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट्स को अगर देखा जाए तो उससे बेनिफिट रहता है। मुझे एक बेनिफिट यहाँ पे और लगता है कि अगर 5 साल आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं हुआ तो कॉस्ट जो है अगर 2.5% लग रहा है ग्रोथ में अंदर, और जिस तरह से हमने देखा है 2024 के अंदर स्लगिशनेस देखने को मिली है और 2025 के अंदर अभी स्लगिशनेस रहती है तो आपके फंड में से 2.5% तो कम हो ही जाएगा। लेकिन अगर वहीं देखें तो ईटीएफ के अंदर आपका एवरेजिंग भी सही होगी। स्टॉक्स अगर बहुत ज्यादा मिड कैप गिर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा। तो निफ्टी ईटीएफ के अंदर अगर आप करते हैं मिड कैप में करते हैं तो आपकी एवरेजिंग भी प्रॉपर होगी और कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर कॉस्ट है वो भी कम लगेगा। हम्म। अंकित जी, एनी एडवाइस फॉर द इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर्स की ये एडवाइस रहेगी, मार्केट गिर रहा है, सभी लोग टेंशन में है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी म्यूचुअल फंड और एसआईपी के साथ में छेड़छाड़ करनी चाहिए। उसके अंदर बने रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी अच्छा है। इंडियन मार्केट जो है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से है। निफ्टी यहाँ से अभी 23,000 के आसपास चल रही है। अगर क्रैश करती भी है तो 19,000 तक करेगी अगर मैक्सिमम साइड पे, अगर हम देखें 2020 से लेके 2024 के बीच तक, तो एक जिसने रैली दी है तो अभी तक कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया है। तो इस बार अगर करेक्शन आता है बड़ा तो 19,000 तक एक लेवल है जहां पे आ सकता है, लेकिन वहां से वापस से बाउंस करेगा और अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट अभी और देखने को मिलेंगे। जी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के, अगर 10 साल 15 साल 20 साल के हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हम्म। जी।
अंकित जी, थैंक यू सो मच आपके ये एनालिसिस के लिए, और आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू।